नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लेंडर हिंदी सीरीज़ में। आज मैं आपको ब्लेंडर की कुछ और नई चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आज आपको ऑब्जेक्ट का लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस समझाने वाला हूँ कि लोकल एक्सिस होता क्या है और ग्लोबल एक्सिस होता क्या है। लोकल एक्सिस किस तरीके से काम करेगा और ग्लोबल एक्सिस में हमारा मैश या कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करेगा। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको इसका फुल डिटेल नॉलेज तो नहीं दूंगा अभी फ़िलहाल। फुल डिटेल नॉलेज देने का मतलब है आपको अभी कंफ्यूजन में रखना, क्योंकि अभी मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा तो वो आपकी समझ से परे हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको अभी इसका बेसिक नॉलेज दूंगा। बेसिक नॉलेज देने के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उसको डिटेल में समझते चलेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिजिन समझाऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिजिन क्या है। थ्री डी कर्सर के बारे में समझाऊंगा। हालांकि थ्री डी कर्सर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करेंगे। अच्छा, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम किसी ऑब्जेक्ट को, अपने मैश को या प्रिमिटिव जिसे बोलते हैं, उसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, व्यू पोर्ट डिस्प्ले क्या होता है, उसको हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस में क्या अंतर होता है। ये मैंने एक प्रिमिटिव लिया है मैश। इस मैश के अंदर ये देखिए, ये हमारे एक्सिस आ गए। ब्लू एक्सिस में जी एक्सिस दिखा रहा है। ग्रीन के अंदर, ग्रीन हैंडल में देखो आपको वाई दिखा रहा है। ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा टॉप के अंदर, राइट पोजीशन के अंदर देखिए, है ना। और जो रेड हैंडल है, इससे आपको एक्स एक्सिस दिख जाएगा। अब ये जो हमारा व्यू पोर्ट है, इसमें ये जिस तरह से बिहेव करता है, देखिए ये मैं जिस तरह से इसे मूव कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया ग्लोबल एक्सिस में इसका मूवमेंट। ये मैं इसे एक्स एक्सिस में मूवमेंट दे रहा हूँ, ये देखिए एक्स एक्सिस में अपनी ये पोजीशन चेंज करता है। ये अपना ग्लोबल एक्सिस में अपना मूवमेंट चेंज करता है। जी एक्सिस में इसका बिहेव देखिए, ये किस तरह से मूव कर रहा है। तो दोस्तों, आपने ये ग्लोबल एक्सिस में अपना डिस्प्ले देखा है कि किस तरह से ये मैश इसमें मूव करता है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये ग्लोबल कैसे था। ये ग्लोबल था, देखिए मैं आपको टॉप पोजीशन में दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है ग्लोबल। यहाँ ग्लोबल है तो इसका मतलब ये ग्लोबल एक्सिस में आपका इसका मूवमेंट रहेगा। अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक हल्का सा रोटेशन देता हूँ। देखिए मैं इसको, इसकी जो एक्सिस है उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया। रोटेट करने के बाद इसकी एक्सिस देखिए, अभी ये इसकी एक्सिस उसी तरीके से काम कर रही है जो ग्लोबल एक्सिस में है ना। लेकिन अभी मैं इसे लोकल कर देता हूँ। देखिए इसकी एक्सिस चेंज हो गई है। इसकी जो वाई एक्सिस थी वो ऊपर की तरफ जाने लगी है। जी एक्सिस थोड़ी सी और तिरछी हो गई है ना। तो अब देखिए, अब मैं इसे मूव करूँगा तो ये देखिए लोकल एक्सिस के हिसाब से मूव कर रहा है ना। और मैं इसे ग्लोबल करता हूँ तो ग्लोबल में देखिए किस तरह से मूव करता है। मतलब कहने का मतलब, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है। इसको थोड़ा सा हमने ऑर्बिट के हिसाब से इसको चेंज कर दिया है ना। हल्का सा सर इसको घुमा दिया है। घुमाने से देखो इसका ओरिएंटेशन, देखिए ओरिएंटेशन किस तरह से ग्लोबल में काम करता है। और ठीक उसी को लोकल कर देंगे। हल्का सा इसको मैं, देखिए आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से इसका लोकल में बिहेव हो गया। मतलब ये अपना, इस ऑब्जेक्ट का अपना एक्सिस भी राउंड हो गया है, अपना एक्सिस भी इसका घूम गया है। देखिए, अब मैं अगर इसको चाहूँ कि ये मेरा ग्लोबल के हिसाब से बिहेव करे, तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्लोबल करूँगा और ग्लोबल करके मैं इसे मूव करूँगा। ये देखिए अभी मूव हो रहा है। लेकिन अब आप ये देखिए, अब मुझे इसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से मुझे इसको मूव करना है। तो मैं अभी इसे उसकी पोजीशन के हिसाब से मूव नहीं कर पा रहा। देखिए ये कहीं पे भी मूव हो रहा है। मैं इसकी इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन के हिसाब से मूव करना चाहता हूँ। जैसे इसका फेस थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो फेस है उस डायरेक्शन में ही ये अपने एक्सिस में मूवमेंट ले। मैं क्या करूँगा, इसको लोकल में लेके जाऊँगा। देखिए लोकल में आ गया। अब मैं इसे मूव करता हूँ तो देखिए अपनी एक्सिस में ये मूवमेंट ले रहा है। देखिए
जिधर इसके फेसेस हैं उस तरफ ये मूवमेंट ले रहा है। तो अब आपको लोकल और ग्लोबल में फ़र्क समझ में आ गया होगा। व्यू पोर्ट में हमारे एक्सिस अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे लोकल में वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से मूवमेंट लेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जिस तरफ है वो उस तरीके से मूवमेंट लेगा लोकल में, है ना। और ठीक उसी तरीके से हम इसको ग्लोबल में, ग्लोबली जिस एक्सिस में ये मूवमेंट लेगा वो अपना ये मूवमेंट उस तरह से अडेप्ट कर लेगा। देखिए, चलो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, अब ये समझाने वाली बात है कि अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें समझाता हूँ आपको। देखिए, स्क्रॉल से तो मैं इसके व्यू पोर्ट को मूव कर रहा हूँ, है ना। और शिफ्ट के साथ मैंने मिडिल स्क्रॉल क्लिक किया है तो इसमें पैनिंग हो रही है व्यू पोर्ट में, जिससे मैं अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पैन कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती क्या है? जैसे ये मेरा मैश है, मैश के अंदर अगर मैं इसकी डिस्प्ले देखना चाहूँ, इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहूँ, वो मैं कहाँ से देखूँगा? अभी आप बिगनर हैं तो उसी हिसाब से आपको इसमें ये देखना पड़ेगा इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको राइट साइड में देखिए, यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये एक पूरी बार है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका एक ट्रांसफॉर्म पैनल ओपन हुआ है। इसमें अलग अलग पैनल हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें हम जाएंगे व्यू पोर्ट डिस्प्ले। व्यू पोर्ट डिस्प्ले के अंदर आपको आपके प्रिमिटिव की सारी प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी। जैसे मुझे इसके एक्सिस देखने हैं तो मैं क्या करूँगा, इसके एक्सिस वाले रेडियो बटन पर क्लिक करूँगा और ये शो होने लगेगी। देखिए, एक्स एक्सिस, जी एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं आपको इसको एक्सरे मोड ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस हो गया और ये इसका जी एक्सिस हो गया। ये देखिए, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया और ये इसका जी एक्सिस हो गया। ये हमारे व्यू पोर्ट के मैश की प्रॉपर्टी जो है उसके एक्सिस हैं। ये हमारे ग्लोबल एक्सिस नहीं है। ग्लोबल एक्सिस किस तरह से काम करेंगे? ग्लोबल एक्सिस काम करेंगे, हम ग्लोबल में जाएंगे। देखिए, ग्लोबल में हमारा एक्सिस चेंज हो गया है। वाई एक्सिस वाई की तरह दिखा रहा है, देखिए ऊपर डिस्प्ले में। यहाँ वाई एक्सिस के हिसाब से वाई दिखाता है, जी एक्सिस के हिसाब से जी दिखाता है और एक्स एक्सिस के हिसाब से एक्स एक्सिस दिखाता है। ये हम इसको अभी ऑफ करते हैं। ये देखिए, हमने ऑफ किया तो हमारे वो एक्सिस जो शो हो रहे थे वो यहाँ से शो होना बंद हो गए। ठीक उसी तरह हमारे मैश, हमने जो प्रिमिटिव लिया है उसका नाम क्या है, तो हमने यहाँ नेम ऑन किया। देखिए यहाँ क्यूब लिखा आ गया, क्यूब लिखा आ गया। देखिए यहाँ क्यूब लिखा आ गया। ये भी हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं। वायर फ्रेम में देखिए इसके जो कॉर्नर्स हैं, जहाँ एजेस होती हैं वो कॉर्नर्स दिखा रहा है। देखिए वायर फ्रेम ऑन किया तो वायर फ्रेम के हिसाब से ही वायर फ्रेम में आपको दिखा रहा है। ऑल एजेस हो गई, टेक्सचर स्पेस हो गया, इनफ्रंट हो गया और शेडो हो गई। ये जब हम शेडो वाला काम या टेक्सचर वाला काम करेंगे तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक्सिस ऑन करके इसका दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा लोकल के अंदर। देखिए, लोकल में करते ही ये चेंज हो गया है और ये वाई एक्सिस इसका ये वाला आपको दिखने लगा है। तो आपको इजीली पता रहेगा कि ये हमारा वाई एक्सिस में ये मूवमेंट हो रही है इसकी, है ना। ये एक्स एक्सिस में मूवमेंट हो रही है और ये जी एक्सिस में मूवमेंट हो रही है। अच्छा, अब इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इसका, जब हम जी प्रेस करेंगे, जी प्रेस करते ही ये देखो ये मूवमेंट ग्लोबली इसमें लेने लगा, जहाँ भी हम इसको रखना चाहते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस में मूवमेंट करे, तो हम सिंगल वन बार वन टाइम प्रेस करेंगे एक्स। ये देखिए हमने एक्स प्रेस किया, ये इसकी ग्लोबल मूवमेंट है, वो हमें दिखा रहा है कि ये एक्स एक्सिस में अपनी ग्लोबल मूवमेंट किस तरह से करता है। वाई एक्सिस में इसकी मूवमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंगल टाइम वाई प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करके इसकी मूवमेंट वाई एक्सिस में दिखने लगेगी। क्योंकि अब ये देखो लोकल में है तो लोकल के हिसाब से बिहेव करेगा। मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि जब ये लोकल में हम इसको रखेंगे, देखिए हमारा टॉप में लोकल है सेलेक्ट, तो ये लोकल की तरह बिहेव करेगा।
ठीक उसी तरह हम जैसे जी प्रेस करेंगे तो जी प्रेस करके ये लोकल में जी की तरह बिहेव करेगा। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा लोकल में रहे लेकिन ग्लोबल की तरह बिहेव करे। तो लोकल में रहकर अगर ग्लोबल की तरह बिहेव करवाना है तो बिहेव कैसे करेगा ये, हम क्या करेंगे इसमें एक बार और जी प्रेस करेंगे। एक बार हमने पहले जी प्रेस किया था, दोबारा जी प्रेस करेंगे तो ये हमारा ग्लोबल की तरह बिहेव करने लगेगा। देखिए ये टॉप में हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट जी की तरह जी की ओरिजिन में जी के एक्सिस में बिहेव करने लगा। ठीक उसी तरह मैं सिंगल टाइम वाई प्रेस करता हूँ तो ये लोकल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन डबल टाइम एक बार और मैं वाई प्रेस करूंगा तो ये ग्लोबल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कहने का मतलब है, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम डिटेल मॉडलिंग करेंगे हम अपने पॉलीज को या अपने मैश को, उसके अंदर जो पॉलीज होती हैं उसको जब हम मूवमेंट देंगे तब हमें कभी कभी इसकी, कभी कभी तो नहीं मतलब मोस्टली इसकी जरूरत पड़ेगी, तब हम इसको समझेंगे कि ये किस तरह से हमारा काम कर रहा था। तो डिटेल मॉडलिंग के अंदर या किसी तरह की जब हम कॉम्प्लिकेटेड मॉडलिंग कर रहे हैं उसमें हमें इसके एक्सिस में मूवमेंट देने की जरूरत पड़ती है अपने ऑब्जेक्ट को, मैश को, है ना, जो भी हमने पॉली सेलेक्ट करी है उसको, तब हमारे एक्सिस हमारे ग्लोबल और लोकल दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमें वो चीज़ बनाने में आसान हो जाती है और वो हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं जो हमने पहले किसी क्लास में समझी थी या जो आज हम समझ रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। तो ये भी ग्लोबल और लोकल दोनों इस तरीके से बिहेव करते हैं, ये आज हमने समझ लिया है। साथ ही हमने ये भी समझ लिया है कि व्यू पोर्ट डिस्प्ले जो हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर जो मैश प्रिमिटिव है उसका क्या प्रॉपर्टीज रहने वाली है वो हमें यहाँ से मिल गई है। देखिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में क्लिक किया था, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में हमें ये सारी प्रॉपर्टीज दिख गई है। इसमें जो और चीज़ें रह गई हैं वो हम और आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे। अभी हम सिर्फ एक्सिस के बारे में समझ रहे थे तो हमने एक्सिस वाला पार्ट ओपन करके इसको समझा, है ना। अभी हमने देखो एक्सिस बंद कर लिए। अगर आपको काम में सहूलियत चाहिए तो आप इसको एक्सिस को ऑन भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ थ्री डी कर्सर। थ्री डी कर्सर होता क्या है, देखिए थ्री डी कर्सर ये हमने ये समझा था, एक कर्सर है, इसे बोलेंगे थ्री डी कर्सर। कर्सर जहाँ होगा, ये देखिए कर्सर मेरा यहाँ है, व्यू पोर्ट में हमारा कर्सर जहाँ होगा हमारा मैश, हमारा मैश भी वही बनकर आएगा। जैसे मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, मैं अपने मैश के अंदर क्यूब लेता हूँ या मैं अपना सर्किल लेता हूँ या कोई सिलेंडर लेता हूँ तो वो वही बनकर आएगा। देखिए अच्छा, कर्सर यहाँ से हम रखेंगे तो ये देखो यहाँ आ रहा है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है, हमने शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक किया माउस में तो हमारा कर्सर भी उस तरीके से बिहेव करेगा जैसे हम अभी अपने दूसरे मोड में, देखो कर्सर मोड से हम दूसरे मोड में चले गए। ठीक है, अब देखिए अब हम क्लिक कर रहे हैं तो कर्सर नहीं आ रहा, है ना। लेकिन अब हमें वहां ना जाना पड़े और हम सीधा अपने शॉर्टकट की से यूज कर लें तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर उस पोजीशन में उस व्यू पोर्ट के अंदर आ जाएगा। अब हम अपने किसी भी मैश को यहाँ आसानी से बना सकते हैं। देखिए तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, अपने सारे प्रिमिटिव्स को एक बार डिलीट करता हूँ। डिलीट करके मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे मेरा कर्सर यहाँ है अपने व्यू पोर्ट में, ओरिजिन अपने व्यू पोर्ट में, ये मेरा थ्री डी कर्सर यहाँ पर सेट है। मैं इसको चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, सेंटर में इसका ओरिजिन हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ऐसे लेकर यहाँ से लेकर आऊँगा, इस तरह से करूँगा तो वो सब चीज़ें तो बात की बात है। जैसे मेरा ये यहाँ रखा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये ओरिजिन में आकर सेंटर में सेट हो जाए, ये सेंटर में आके इसका ओरिजिन सेट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एस प्रेस करूँगा। शिफ्ट एस प्रेस करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सिलेक्शन प्रॉपर्टीज़ यहाँ ओपन हो जाएंगी। मुझे यहाँ काम है कर्सर टू वर्ड ओरिजिन से। कर्सर टू वर्ड ओरिजिन क्या करेगा, इसको आपके वर्ड ओरिजिन में ले जा करके स्नैप कर देगा। देखिए मैं यहाँ पर थ्री डी कर्सर को वर्ड ओरिजिन पे किस तरह से लेके आता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया और अपना शिफ्ट एस किया, देखिए आ गया।
ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया था। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एस प्रेस करूँगा और इसको वर्ड ओरिजिन पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा जो 3D कर्सर है अपने वर्ड ओरिजिन पर आकर स्नैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ 3D कर्सर जहाँ होता है उसके हिसाब से हमारा जो प्रिमिटिव है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो बिहेव किस तरह से करता है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने शिफ्ट एस प्रेस किया, कर्सर टू हमारा ये ओरिजिन पे आ गया। ठीक है, अब हम एक मैश क्रिएट करते हैं। मैश क्रिएट करने के लिए हमने शिफ्ट ए प्रेस किया। शिफ्ट ए प्रेस करके हमारे पास आ गया ये क्यूब। अब जो क्यूब है हमारा, देखिए क्यूब के सेंटर में हमारा 3D कर्सर है। अब हम इसको जब मूव करेंगे, देखिए अब हम इसको अपने एक्सिस पे इसके मूव कर रहे हैं, तो ये आपके ओरिजिन से मूव हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जहाँ 3D कर्सर है वहाँ से मूव हो रहा है, ये आपको अभी ओरिजिन के हिसाब से मूव हो रहा है। अभी मैं 3D कर्सर यहाँ रख देता हूँ, देखिए, लेकिन इसकी मूवमेंट देखिए, इसके ओरिजिन के हिसाब से हो रही है, न कि 3D कर्सर के हिसाब से। तो आपको समझना ये है कि जब हमारा 3D कर्सर कहीं भी रखा हो, लेकिन ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, जो हमारे प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी मूवमेंट उसके ओरिजिन के हिसाब से होती है, न कि उसके 3D कर्सर के हिसाब से। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जहां हमारा 3D कर्सर रखा हो, उस 3D कर्सर के हिसाब से, उस 3D कर्सर के अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो। तो हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को बताएंगे कि भाई तुझे अपने 3D कर्सर, जो हमारा कर्सर है उसके हिसाब से मूवमेंट करनी है। तो ये बताएंगे हम कहाँ से इसको, देखिए लोकल के पास में जहाँ ये एक्सेस होते हैं, जहाँ पे भी ये एक्सेस होंगे वहाँ पर इसके पास में एक होगा ट्रांसफॉर्म पाइवेट पॉइंट। पाइवेट पॉइंट क्या होता है, पाइवेट पॉइंट होते हैं हमारे ये हैंडल्स। देखिए ये जो हैंडल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं पाइवेट पॉइंट्स। पाइवेट बोला जाता है, पाइवेट हैंडल्स जो होते हैं, ये पाइवेट पॉइंट हो गया। देखिए अभी जो है हमारा मूवमेंट है मीडियन पॉइंट के हिसाब से है। हम ऐसे पॉइंट, हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, अपने ट्रांसफॉर्म को 3D कर्सर के हिसाब से अप्लाई करेंगे। यहाँ हम 3D कर्सर करते हैं। 3D कर्सर करते ही देखिए इसका बिहेव जो है वो चेंज हो जाएगा। हमारा जो पाइवेट पॉइंट है, देखिए 3D कर्सर पर आ गया है। अब इसका जो मूवमेंट है, इसका जो बिहेव है, वो इसके पाइवेट पॉइंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। मैं इसे मूवमेंट देता हूँ, देखिए मेरा पाइवेट पॉइंट गिज्मो जो है, यहाँ ऑर्बिट, जो हमारा ऑर्बिट है वो यहाँ आ गया है। देखिए अब मैं अपने इसको चेंज करूँगा तो देखिए मेरा जो रोटेशन है ऑब्जेक्ट का, वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, ये काफ़ी सारी जगह इस तरह से हमें अगर यूज़ करना पड़े तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें अपने इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं इसे मीडियन पॉइंट पे लेके जाता हूँ, तो मेरा पाइवेट पॉइंट जो है सेंटर में ऑब्जेक्ट के आ गया है। ये देखिए ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गया पाइवेट पॉइंट। अब जो इसका बिहेवियर होगा रोटेशन का, वो देखिए अपने पाइवेट पॉइंट के ओरिजिन के हिसाब से ही होने वाला है। देखिए ठीक स्केलिंग का भी उसी तरीके से काम है। स्केलिंग में क्या होगा, देखिए अब जब मैं इसे स्केल करूँगा, ये देखिए मैं इसे स्केल कर रहा हूँ, है ना, तो ये अपने ओरिजिन पाइवेट पॉइंट के हिसाब से स्केल हो रहा है। अब मैं इसे क्या करूँगा, 3D कर्सर के हिसाब से कर दूंगा, तो देखिए इसका 3D कर्सर के हिसाब से इसका चेंज हो रहा है। देखिए ये देखिए जैसे जैसे 3D कर्सर चेंज हो, जैसे जैसे 3D कर्सर की पोजीशन है वो वहां से इसकी स्केलिंग को ले रहा है। देखिए तो जब हम आगे काम करेंगे तो हम इसको समझेंगे और डिटेल में कि ये किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, और ये किस तरह से काम करेगा। आगे ये काफ़ी काम आने वाला है, तो हम इसको अभी ध्यान से समझ लेते हैं कि इसके बिहेवियर किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं फिर से मीडियन पॉइंट में। देखिए ये इसका पाइवेट पॉइंट इसके सेंटर में आ गया है, यहाँ आ गया, देखिए वहीं पर आ गया, ये देखिए। तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको जो समझाया, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो स्केल करना है, इसको रोटेशन देना है, वो इसके ओरिजिन के हिसाब से होता है। इसका ओरिजिन पाइवेट पॉइंट जहाँ होगा वहाँ से इसकी स्केलिंग होगी, या फिर इसका रोटेशन वहाँ से होगा। जहाँ हमारा 3D कर्सर है वहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। 3D कर्सर हमने यहाँ रखा, हमने इसको रोटेट करना है तो देखो रोटेट तो ये यहीं से होने वाला है ना। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा जहाँ 3D कर्सर है वहाँ से इसको रोटेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 3D कर्सर पर जाएंगे।
3D कर्सर पर जाते ही हमारा पिवट पॉइंट जो होगा वो वहाँ ओरिजिन पर सेट हो जाएगा 3D कर्सर के पास, और वहाँ से ये रोटेशन लेना शुरू कर देगा इस तरीके से। तो जैसे हमें कभी मॉडलिंग करनी हो और कोई फैन बनाना हो या किसी इस तरह की सिमेट्री वाली ऑब्जेक्ट, सिमेट्री वाली कोई मैश बनानी है, तो उसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हमने अपना 3D कर्सर सपोज करो यहाँ रखा, और हम इसके चारों तरफ कुछ राउंड के अंदर अपना डिज़ाइन शेप रखना चाहते हैं, तो अपना 3D कर्सर ऑन रखेंगे और फिर उसको इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इसका यूज़ हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम फिर से मीडियन पॉइंट में आ जाते हैं फिलहाल। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सेट ओरिजिन। सेट ओरिजिन होता क्या है? अभी मैंने ओरिजिन के बारे में बात किया था, ये आपका ओरिजिन है, पाइवेट पॉइंट जिसे बोलेंगे। इस पाइवेट पॉइंट को अपने ओरिजिन पर किस तरह से सेट करेंगे? अभी मेरा ओरिजिन अपने ऑब्जेक्ट के अंदर सेंटर में है, तो मेरा पाइवेट पॉइंट सेंटर में है, सेंटर के अंदर है। अगर मेरा ओरिजिन कहीं और होता है, कहीं दूसरी जगह होता है, तो मेरा पाइवेट पॉइंट वहां पर आकर के सेट हो जाएगा। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पर किस तरह से सेट कर सकता हूँ, अपनी ज्योमेट्री को किस तरह से सेट कर सकता हूँ, और मेरा ओरिजिन ज्योमेट्री से कैसे सेट हो सकता है, और मेरी ज्योमेट्री ओरिजिन पर किस तरह से सेट हो सकती है, ये दो तीन चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूँगा कि ओरिजिन का जो मास है, उसका वॉल्यूम है, वो किस तरह से ओरिजिन के हिसाब से रोटेट रोटेट करेगा, वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। कई बार क्या होता है, कोई सिंपल ऑब्जेक्ट है, उसका ओरिजिन हमारा सेंटर में है, तो वो रोटेशन नेचुरल तरीके से करेगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसा मैश होता है जिसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो किसी दूसरे एरिया में होता है। जब हम उसको रोटेट करेंगे तो उसकी बिहेवियर बिल्कुल नेचुरल नहीं लगती है। लेकिन जब हम उसे सेंटर में कर देंगे, ओरिजिन को मास सेंटर में करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास सरफेस वॉल्यूम, तो वो उसके हिसाब से बिहेव करेगा नेचुरल तरीके से। तो कहने का मतलब मैं आपको यही कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम समझते हैं इसे। अभी मैं ऐसे ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट किया, सेंटर में रखा अभी ओरिजिन अपना जो 3D कर्सर था। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब लेता हूँ। ठीक है, इस क्यूब को अभी जो हमने यहाँ से समझा था हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी हम आपको ओरिजिन सेट करना बता रही है, ट्रांसफॉर्म पाइवेट है। हम आपको समझाएंगे सेट ओरिजिन। सेट ओरिजिन कैसे आता है? हमने कोई अपना प्रिमिटिव सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने वहाँ राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके हमारे पास आएगा सेट ओरिजिन। सेट ओरिजिन में हमें ये पांच चीज़ें मिलेंगी, पांच छह चीज़ें मिलेंगी। जैसे ज्योमेट्री टू ओरिजिन हो गया, ओरिजिन टू ज्योमेट्री हो गया, ओरिजिन टू 3D कर्सर हो गया, ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास सरफेस हो गया, और सेंटर ऑफ मास वॉल्यूम हो गया। तो ये किस तरीके से हमारी जो मैश की मूवमेंट है वो किस तरीके से बिहेव करती है, वो हमें इसके थ्रू हमें समझ में आएगी। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ ज्योमेट्री टू ओरिजिन। ज्योमेट्री टू ओरिजिन क्या होता है? देखिए मैं इसका रोटेशन देखता हूँ, ये अभी रोटेशन इस तरीके से ले रहा है ओरिजिन के हिसाब से, ठीक है, न कि 3D कर्सर के हिसाब से, ये ओरिजिन के हिसाब से ले रहा है, देखिए, है ना। देखिए अभी ये ओरिजिन के हिसाब से मूव कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, इसे कुछ अब इसके एक फेस को एक्सट्रूड किया। एडिट मोड में जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं इसका एक फेस सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से एक फेस इसका सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट करके मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। ये देखिए एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ इसको, यहाँ मैंने इतना इतना पार्ट मैंने इसका एक्सट्रूड कर लिया। देखिए ये मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में गया, देखिए इसका ओरिजिन कहाँ है, इस बॉक्स का ओरिजिन हमारा यहाँ है, यहाँ इसका पॉइंट दिखता है, ये इसका ओरिजिन हो गया। अब जब हमने इसके पूरे ऑब्जेक्ट के एक फेस को एक्सट्रूड करके इसका पूरा शेप चेंज कर दिया है, तब भी इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन ये वहाँ दिखा रहा है। कहने का मतलब अब जब इसका मूवमेंट हो रहा है, तो देखिए इसके ओरिजिन के हिसाब से हो रहा है,
न कि इसके सेंटर, न कि इसके सेंटर के हिसाब से। देखिए ये जहाँ ओरिजिन था वहां से इसको मूवमेंट ले रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमको क्या करना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में इसका ओरिजिन रखना है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन, ज्योमेट्री टू ओरिजिन। देखिए ज्योमेट्री टू ओरिजिन करने पे क्या हुआ, हमारा जो ज्योमेट्री थी वो खिसक करके सेंटर में ओरिजिन के आ गई, न कि ओरिजिन खिसक करके ज्योमेट्री के बीच में आया। देखिए अभी अब इसका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सेंटर से हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अंडू करता हूँ एक बार। देखिए ये मैंने अंडू किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ओरिजिन है वो खिसक कर सेंटर में आए। मैं क्या करूँगा, सेट ओरिजिन करके ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दूंगा। देखिए मेरा ओरिजिन सरक के, मेरा ओरिजिन खिसक करके अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया मुझे इसको मूवमेंट देने का। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश लिया, क्यूब लेकर के, क्यूब ले लिया। अब मैं चाहता हूँ उसका रोटेशन जो है 3D कर्सर के हिसाब से हो। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सेट ओरिजिन पे जाऊँगा और ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दूंगा। अब इसका जो रोटेशन है अपने कर्सर के हिसाब से हो रहा है। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको करूँगा ओरिजिन टू 3D कर्सर। देखिए मेरा ओरिजिन चेंज होकर के अपने 3D कर्सर के सेंटर में चला गया। यहाँ पर देखो वो पॉइंट नहीं दिख रहा आपको, यहाँ ये पॉइंट आ गया है। अब ये जो चलेगा, देखिए 3D कर्सर जहाँ है वहाँ उसके हिसाब से बिहेव करेगा ये देखिए, है ना। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से मुझे इसको सेंटर में लेके आना है अपने ओरिजिन को। राइट क्लिक किया, सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ओरिजिन टू ज्योमेट्री करने से क्या होगा, मेरा जो ओरिजिन है वो खिसक करके ऑब्जेक्ट के सेंटर में आएगा, न कि मेरा ऑब्जेक्ट खिसक करके ओरिजिन के पास जाने वाला है। देखिए ये मेरा सेंटर में आ गया और मैंने इसको रोटेट कर दिया। देखिए है ना आसान। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका अगला जो है ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास सरफेस। कहने का मतलब, देखिए मैं आपको समझाऊं, जब मैं इसके मैं मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ। मैं कोई यूवी स्फेयर लेता हूँ। यूवी स्फेयर लेने के बाद में मैं आपको प्रोपोर्शनल एडिटिंग का कुछ एक हिस्सा समझाने वाला हूँ। अभी ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। एडिट मोड में जा कर के मैं इसका एक वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने कोई एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया, ये वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा मूवमेंट देता हूँ। देखिए अभी मूवमेंट किस हिसाब से ले रहा है, अभी सिर्फ एक वर्टेक्स इसका मूवमेंट हो रहा है, एक वर्टेक्स में इसके मूवमेंट हो रहा है। मैं एक वर्टेक्स में मूवमेंट ना लेकर के मैं चाहता हूँ कि प्रोपोर्शनली इसके सारे वर्टेक्स, इसके जहाँ जहाँ तक इसका असर आएगा वहाँ तक ये प्रोपोर्शनल एडिट हो। देखिए मैंने ऑन किया, अब देखिए प्रोपोर्शनली ये एडिट, जहाँ जहाँ इसका इम्पैक्ट आ रहा है वहाँ से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए मैं क्लिक करके रखता हूँ और क्लिक करके अपना स्क्रॉल घुमाता हूँ तो इसका इम्पैक्ट भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। देखिए है ना, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका दूसरे हिस्से दूसरे तरीके से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रोपोर्शनली इसको इस तरीके से रखता हूँ। ये कर दिया मैंने। अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है जिसका मैंने थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया है।
ये मैंने शिफ्ट के साथ में इसको मिडिल स्क्रॉल से इसको मैंने पेन किया और मैंने इसको सेंटर में रख लिया आपको समझाने के लिए। अभी देखिए इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, वो हमारे यूवी स्फीयर के सेंटर में था जिसका हमने अभी शेप चेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाए। सेट ओरिजिन किया, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, देखिए ज्योमेट्री के सेंटर में आ गया, ये देखिए सेंटर में आ गया। अभी इसकी जो मूवमेंट है वो इसके सेंटर के हिसाब से होगी, देखिए ये जो सेंटर है इसका, इस सेंटर के हिसाब से इसकी मूवमेंट होगी। मैं जहाँ से भी मूवमेंट करूँगा, न कि ये इसके ऑब्जेक्ट के सरफेस के हिसाब से हो रही है। कहने का मतलब देखिए ऊपर से नीचे से इक्वल है लेकिन इधर से लेफ्ट और राइट से ये इक्वल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सेट ओरिजिन टू सरफेस कर दूंगा। देखिए इसका ओरिजिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसके सरफेस के हिसाब से ये चेंज हुआ है कि जिस तरह की इसकी ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री कैसी होती है देखिए मैं समझाता हूँ आपको। अभी ये मैंने आपको सिंपल ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था। इस ऑब्जेक्ट को ना बना करके हम क्या करेंगे, एक मॉडल, एक कैरेक्टर मॉडल रखेंगे। एक आदमी का एक मॉडल है, मान लो सपोज करो एक आदमी का मॉडल आपके सामने रखा है। अब उसका सेंटर आपको पहचानना मुश्किल होगा। आपको समझ में आता है कि किसी भी क्यूब का या किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर उसका मिडिल पॉइंट हो गया, ठीक है। लेकिन किसी ऐसी शेप का, ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका सेंटर हम सपोज करो कोई एल टाइप की शेप है, एल टाइप की शेप है तो उसका ऑब्जेक्ट सेंटर क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेंटर उसका एल के बीच में ही कहीं होगा, है ना। लेकिन जब हम उसे रोटेट करेंगे तो वो नेचुरली रोटेट नहीं होगा, वो इस तरह से रोटेट होगा जो एल जो शेप है उस एल शेप के बीच में जहाँ ओरिजिन है वहां से रोटेट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि उस प्रॉपर एल शेप के बीच में कहीं सरफेस हो और वहां से वो नेचुरली रोटेट होता, तो वो किस तरह से रोटेट होता, वही चीज समझाना चाह रहा हूँ। जब हम फिजिक्स के हिसाब से किसी चीज को रोटेशन देते हैं, देखिए मैं इसकी शेप थोड़ी सी और चेंज करके दिखाता हूँ आपको। एडिट किया मैंने मैंने लिया और इसको इतना कर दिया। देखिए अब आपको शायद समझ में आए। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर अभी यहाँ दिखा रहा है ना। मैंने इसको सेट ओरिजिन टू सेंटर किया, देखो ये इसका सेंटर यहाँ दिखा रहा है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से आप इसका सेंटर देखें तो यहाँ कहीं होना चाहिए। तो फिजिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर इसके बीच में होना चाहिए। लेकिन अभी क्या दिखा रहा है, सेंटर इसका यहाँ दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन टू सरफेस करेंगे। देखिए सरफेस करते ही इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन जो है वो चेंज हो गया है, वो थोड़ा सा यहाँ बीच में दिखा रहा है। हालांकि ये अभी भी बिल्कुल सेंटर में नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि ये इसके सरफेस को, टोटल सरफेस को ऊपर से नीचे और लेफ्ट राइट काउंट करके इसको फिजिक्स के हिसाब से दिखाता है कि ये किस तरह से सेंटर में होगा। ठीक उसी तरीके से हम इसको सेट ओरिजिन टू इसके मास वैल्यू के हिसाब से सेंटर करेंगे। तो इसका टोटल मास जो है, इसका टोटल वॉल्यूम है, इसका टोटल जो वजन है, उस वॉल्यूम के हिसाब से जितना इसका शेप है उसके हिसाब से इसका सेंटर ले लेगा। जब हम किसी कॉम्प्लिकेटेड या इस तरह की जो सिमेट्री वाली शेप्स होती हैं, ह्यूमन मॉडलिंग हो गई या इस तरह की जो मॉडलिंग है जो जिसका हमें वॉल्यूम सेंटर देखना है, ओरिजिन सेंटर देखना है, वहां पर हम इस चीज का यूज करते हैं। सब जगह इसको यूज करेंगे तो वो ठीक भी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम रियल वर्ल्ड में काम करने वाले हैं। तो रियल वर्ल्ड में जब हम रियल चीजें बनाएंगे तब हम इसको जरूरत में लाएंगे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जो है इसका, ओरिजिन जो है, ओरिजिन टू सेंटर मास, ये कब करने की जरूरत होती है, ये करने की जरूरत होती है जब हम कोई रिजिड बॉडी बनाते हैं, फिजिक्स वाली एनिमेशन बनाई जाती है। जब फिजिक्स की एनिमेशन क्या होती हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। तो एक्यूरेट एनिमेशन के अंदर हमें इसके ओरिजिन को सेट करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्या, तीसरा होता है इसका जब ऑब्जेक्ट का बैलेंसिंग करना होता है, जब ऑब्जेक्ट बैलेंसिंग के अंदर रोटेशन देना है, ऑब्जेक्ट बैलेंसिंग करनी है, तब हमें इसकी जरूरत आएगी। और चौथा क्या हो गया, नेचुरल बैलेंसिंग, नेचुरल रोटेशन हो गया। नेचुरल चीजें जब हम दिखाएंगे तब हम इसके अंदर इस तरह के ओरिजिन को सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल मॉडलिंग कर रहे हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कोई, है ना, तो उसके अंदर इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती नहीं है। उसके अंदर तो आप सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर सकते हैं और ज्योमेट्री टू ओरिजिन, इस तरह की चीज़ों से ही काम चला सकते हैं।
तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें इस ओरिजिन किस तरह से सेट करना है ना, किस तरह से उसको रोटेशन करना है, स्केल करना है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है, आपको लगता है कि इसमें आगे बने रहना है, आगे कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, तो आप मेरे कोर्स को, आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो लोग इनको सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।